स्टार्ट करते हैं आज का क्लास इनकम फ्रॉम सैलरीज का नेक्स्ट क्लास सेमेस्टर 3 के लिए। इलस्ट्रेशन 66 में आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन 66 मिस मीनू वाला क्वेश्चन। मिस मीनू और रेसिडेंट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूटर टोटल टैक्सेबल सैलरी का मतलब होता है इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 अज्यूमिंग दैट शी हैज ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि जो एसएससी है उसने ऑप्ट किया है ओल्ड टैक्स रिजीम। शी वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को उसका अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है। इन द स्केल ऑफ रुपीज 16,000, 16,000 का स्केल पे उसको अपॉइंट किया गया था। मतलब जब उसका ज्वाइनिंग हुआ था ऑर्गेनाइजेशन में तब उसका बेसिक सैलरी कितना था, 16,000 पर मंथ। उसके बाद डैश दे के लिखा है 1,000, मतलब उसका एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा हर साल। हर साल उसका इंक्रीमेंट होगा साल का पहला तारीख 1 जनवरी को 1,000 करके। ठीक है। मतलब पहला साल उसका सैलरी हर महीना 16,000 रहेगा। उसका जॉब का दूसरा साल में उसका सैलरी हर महीना 17,000 रहेगा। फिर उसका तीसरा साल में हर महीना सैलरी 18,000 रहेगा। ऐसे करते करते कब तक 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट होगा, जब तक सैलरी 19,000 टच नहीं कर जाता। और जैसे उसका सैलरी 19,000 टच कर जाएगा उसका इंक्रीमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा 2,000 करके। कब तक, जब तक उसका सैलरी 25,000 नहीं हो जाता। डियरनेस अलाउंस हमेशा याद रखेंगे फुल्ली टैक्सेबल होता है। और कितना बोल रहा है, 50% ऑफ बेसिक पे। प्रोजेक्ट अलाउंस, देखो प्रोजेक्ट अलाउंस क्या होता है ना, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए प्रोजेक्ट अलाउंस मिल रहा है। ठीक है। और बोला है कि 10,000 पर एनम मिला है, तो हम लोग ये मान के सम बनाएंगे अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्ट अलाउंस इज रिसीव्ड होल्डी फॉर ऑफिशियल पर्पस। और अगर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिला है प्रोजेक्ट अलाउंस तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस कितना काटा गया था उससे, 5,000 रुपया। ठीक है, 5,000 रुपये उससे टीडीएस भी काटा गया था। मतलब उसका एम्प्लॉय ने टीडीएस काट लिया था 5,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, 300 रुपये से प्रोफेशनल टैक्स का पैसा भी काटा गया था। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है वो 15% पर एनम के हिसाब से 3,000 रुपया क्रेडिट हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है शी एनकैश्ड, एनकैश मतलब कैश में कन्वर्ट करवा लिया, एनकैश का मतलब कैश में कन्वर्ट करवा लिया। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है टोटल। अर्नड लीव का मतलब होता है लीव सैलरी ऑफ पास्ट ईयर्स, पीछे के सालों का जो लीव सैलरी था उसने उसको कैश में कन्वर्ट करवा लिया और रिसीव कर लिया 40,000। याद रखेंगे लीव सैलरी एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। और अगर लीव सैलरी का पैसा एम्प्लॉई को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसीव हो जाए तो दैट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। लीव सैलरी का पैसा रिटायरमेंट के पहले मिल जा रहा है, रिटायरमेंट के पहले मिल जा रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा है, इसलिए वो क्या बन जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। She contributes 15% of her basic pay and dearness allowance to recognized provident fund. Her employer also contributes an equal amount. एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिक सैलरी और डीए का 15%, और उसका एम्प्लॉयर भी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में। शी इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन एट कोलकाता, कोलकाता में घर दिया गया है फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज अ रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹30,000। ठीक है, एम्प्लॉयर ने फर्नीचर भी प्रोवाइड किया जिसका कॉस्ट दिया हुआ है 30,000। ठीक है, कॉस्ट दिया हुआ है 30,000, मतलब इट इज फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। मिस मीनू रिसीव्स 1,500 रुपया एवरी मंथ बाय वे ऑफ कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, मीनू को कन्वेंस अलाउंस मिलता है हर महीना 1,500 रुपया। शी हैज अ मोटर कार, उसका एक खुद का मोटर कार भी है विच शी यूजेज फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज ऑल्सो। उसका जो मोटर कार है वो उसको एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए भी यूज करती है, और अलग से उसको हर महीना कन्वेंस अलाउंस भी मिलता है 1,500। During the previous year, she spent on an average 1,200 per month for the purpose of running and maintenance of the car. प्रीवियस ईयर भी उसने हर महीना गाड़ी के पीछे 1,200 करके खर्चा किया है। 60% ऑफ दैट एक्सपेंस इज एट्रीब्यूटेबल टू एम्प्लॉयमेंट, और जितना भी खर्चा किया है ना गाड़ी के पीछे 60% एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो कितना परसेंट पर्सनल यूज के लिए, 40%। हर एम्प्लॉयर बीइंग प्लीज्ड विद हर वर्क प्रेजेंटेड हर अ रिंग, उसका एम्प्लॉयर ने उसको एक रिंग गिफ्ट किया है 3,000 रुपया का, मतलब गिफ्ट दिया है। और गिफ्ट इन काइंड याद रखेंगे एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, 5,000 रुपया तक। LIC प्रीमियम ऑफ ₹30,000 ऑन अ पॉलिसी ऑफ ऑन हर लाइफ वॉज पेड बाय द एम्प्लॉयर, उसका एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ में LIC का प्रीमियम पे कर दिया। परक्विजिट है जिसका सम अश्योर्ड था 5 लाख, इसका सम में कोई लेना देना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सम, हेडिंग दे देंगे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सम नंबर 66। ठीक है,
सम्स नंबर है 66, इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर का नाम है। हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, computation of income from salaries of Miss Meenu, of Miss Meenu, comma a resident individual, a resident individual for the assessment year 2024-25, comma relating to previous year 2023-24, particulars and फिलहाल के लिए 2 अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक सैलरी के साथ, और बेसिक सैलरी के लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो सम बनाने के लिए पूरा एक पेज का जगह छोड़ देते हैं, एक पेज का जगह छोड़ के नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट हम बना रहे हैं रेड पेन से। तो लिख देंगे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी, कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी। संजय मुंद्रा का ये बुक है, ठीक है। सेमेस्टर 3 के लिए हम लोग ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेमेस्टर 3 CCF, क्लियर। तो कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी, सम नंबर है 66, मिस मीनू वाला क्वेश्चन, मिस मीनू, सम नंबर 66, इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर में सम नंबर 66, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सैलरी पर मंथ, ब्रैकेट में लिख देंगे रुपीस। देखो जब एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग हुआ था तब उसका बेसिक सैलरी कितना था, तो लिख देंगे बेसिक सैलरी पर मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तो बेशक टैक्स में हम लोग अप्रैल टू मार्च का ईयर कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे एम्प्लॉय का जो ज्वाइनिंग हुआ था वो 1 जनवरी को हुआ था। एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन में 1 जनवरी को हुआ था, और उस समय उसका पर मंथ सैलरी था 16,000। उस समय उसका मंथली सैलरी था पर मंथ 16,000, और उसको हर साल कितना का इंक्रीमेंट होगा, 1,000 रुपया का। हर साल नेक्स्ट ईयर में साल का पहला दिन उसका बेसिक सैलरी पर मंथ में कितना का इंक्रीमेंट होगा, 1,000 रुपया का। तो बेसिक सैलरी पर मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से लेके 31, तो बेसिक सैलरी पर मंथ 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक 1,000 का इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा हर महीना, 17,000। फिर बेसिक सैलरी पर मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2021, 1,000 रुपया इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा, 18,000। उसके बाद अगेन बेसिक सैलरी पर मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक 1,000 रुपया इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा, 19,000।
तो देखो 19,000 के बाद जो इंक्रीमेंट होगा बेसिक सैलरी पर मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक कितना हो जाएगा। इसके बाद जो इंक्रीमेंट होगा वो 2,000 करके होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 21,000 पर मंथ। फिर बेसिक सैलरी पर मंथ, ठीक है, बेसिक सैलरी पर मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक इंक्रीमेंट 2,000 करने के बाद कितना हो जाएगा 23,000। तो वर्किंग नोट 1 में हम लोग को बेसिक सैलरी बेसिकली निकालना था प्रीवियस ईयर, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24। प्रीवियस ईयर 2023-24 के लिए हम लोग को बेसिक सैलरी निकालना था। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर बेसिक सैलरी, इसके बाद एक डबल लाइन क्लोज कर देना, बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24 इज इक्वल टू, देखो प्रीवियस ईयर 2023-24 शुरू होता है 1 अप्रैल 2023 को, और ध्यान से देखो इसमें 1 अप्रैल 2023 के दौरान जो सैलरी था वो पर मंथ 21,000 था। तो 1 अप्रैल 2023 से लेके, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा से दिखा देते हैं। बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24, राइट हैंड साइड में एक रुपीस का कॉलम बना लो, प्रश्न लिख दो बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 दिसंबर 2023 एट द रेट रुपीस कितना 21,000 पर मंथ, एट द रेट रुपीस 21,000 पर मंथ। तो 21,000 इंटू 9 मंथ्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में, 21,000 इंटू 9 मंथ्स, इंटू 9 मंथ्स कैलकुलेट कर लो। एक मिनट हम अपना कैलकुलेटर निकाल लें। तो 21,000 इंटू 9 मंथ्स, ये आ रहा है 1,89,000। बेसिक सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक आ रहा है 21,000 पर मंथ के हिसाब से 1,89,000। उसके बाद अगेन बेसिक सैलरी पर मंथ या बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक कितना सैलरी था, देखो बेसिक सैलरी 23,000। तो 23,000 के हिसाब से 3 महीने का बेसिक सैलरी हुआ 69,000। तो फाइनली ऐड करने के बाद 1,89,000 प्लस 69,000 ऐड करने के बाद आ जाएगा 2,58,000, 2,58,000। ये हो जाएगा बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24।
बेसिक सैलरी पर मंथ प्रीवियस ईयर 2023-24 का कितना 2,58,000। तो ये हम लोग का आ गया बेसिक सैलरी, ये हम लोग का आ गया बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी में हम लोग लिख देंगे वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट वन हम लोग का फिगर आ गया 2,58,000। तो ये हम लोग का हो जाएगा टैक्सेबल बेसिक सैलरी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टैक्सेबल बेसिक सैलरी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, बेसिक सैलरी के बाद में देखो अगर क्वेश्चन में बोनस दिया रहा है जो कि नहीं दिया हुआ है, फीस अगर दिया रहा है वो भी नहीं दिया हुआ है, कमीशन अगर दिया रहा है वो भी नहीं दिया हुआ है, ग्रेचुइटी दिया रहा है वो भी नहीं दिया हुआ है, पेंशन, लीव सैलरी कुछ भी दिया है तो ले लेना है। देखो क्वेश्चन में लीव सैलरी दिया हुआ है, लीव सैलरी के बारे में याद रखना है कि अगर लीव सैलरी का पैसा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा है, मतलब रिटायरमेंट के पहले मिल जा रहा है, तो दैट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई। लीव सैलरी का पैसा अगर एम्प्लॉयमेंट के रहते रहते मतलब रिटायरमेंट के पहले मिल जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। लीव सैलरी का पैसा अगर एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के पहले, रिटायरमेंट के पहले मिल जाता है तो क्या हो जाता है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। तो हम लोग लिख देंगे लीव सैलरी, देखो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर जी में मेंशन किया है कि एम्प्लॉय ने एनकैश करवा लिया, मतलब कैश में कन्वर्ट करवा लिया। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है टोटल, अर्नड लीव मतलब ऐसा लीव, ऐसा छुट्टी जो उसने अर्न किया था, अर्जित किया था, कमाया था, उसके बदले उसको पैसा मिलने वाला था। ऑफ पास्ट ईयर्स मतलब पीछे के सालों का, पीछे के सालों में उसने छुट्टी के दिनों पे भी काम किया था, अपने छुट्टी को सेल किया था और उसके बदले उसको कितना मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं लीव सैलरी, ठीक है। नीचे डैश देके लिख देंगे फुल्ली टैक्सेबल, कॉमा सिंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रिटायरमेंट से पहले एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही मिल गया, इसलिए लीव सैलरी क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा और इसका अमाउंट हम लोग सीधा ले लेंगे आउटर मोस्ट कॉलम में। तो कैसे याद रखना है, बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, ठीक है, ग्रेचुइटी दिया रहेगा तो ग्रेचुइटी का ट्रीटमेंट, पेंशन दिया रहेगा तो पेंशन, लीव सैलरी, तो लीव सैलरी डायरेक्टली हम लोग ले लेंगे, कितना दिया हुआ है 40,000, लीव सैलरी हम लोग लिख दिए 40,000 फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के पहले ही मिल गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के पहले ही मिल गया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल गया, रिटायरमेंट के पहले मिल गया। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, अब बारी आता है अलाउंसेस का, तो अब लिखेंगे एड अलाउंसेस, एड अलाउंसेस। अलाउंसेस के अंदर में सबसे पहले लिख देंगे डियरनेस अलाउंस, अलाउंसेस के अंदर में हम लोग सबसे पहले लिख देंगे डियरनेस अलाउंस, और याद रखेंगे कि डियरनेस अलाउंस क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। यहाँ पे डियरनेस अलाउंस बोल रहा है 50% ऑफ बेसिक पे, मतलब बेसिक सैलरी का 50%। तो बेसिक सैलरी कितना है, 2,58,000, बेसिक सैलरी क्वेश्चन के हिसाब से 2,58,000, और 2,58,000 का 50% जो कि हो जाएगा 1,29,000। तो डियरनेस अलाउंस क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो डियरनेस अलाउंस हो गया फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर? उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, तो हम लोग लिख देंगे प्रोजेक्ट अलाउंस, और प्रोजेक्ट अलाउंस का बस रिसीव दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग ना ट्रीटमेंट ऐसे दिखा रहे हैं, उसको नील लिख रहे हैं, नीचे लिख देंगे फुल्ली एग्जेम्प्ट, कॉमा एज्यूमिंग, हम लोग ये मान के चल रहे हैं, एज्यूमिंग कि जो पैसा मिला है इसने पूरा ऑफिशियल यूज किया है, एज्यूमिंग रिसीव्ड, ऐसे लिख देना, एज्यूमिंग अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस,
मतलब जो भी पैसा मिला था एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट अलाउंस के रेस्पेक्ट में, उसने वो पूरा का पूरा पैसा ऑफिशियल पर्पस के लिए लगा दिया। तो हम लोग ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं, इसलिए डेयरनेस अलाउंस को ले लिए थे, फुल्ली टैक्सेबल होता है। प्रोजेक्ट अलाउंस क्या लिए, एज्यूमिंग जो भी अमाउंट मिला था वो ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला था। ठीक है, जो भी अमाउंट मिला था वो ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला था। अच्छा, उसके बाद देखो टीडीएस दिया हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का कोई काम नहीं है सब में। ठीक है, ये एम्प्लॉइज जो टीडीएस कटता है ना, ये जनरली साल के एंड में काटा जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयर टीडीएस का पैसा काट लेता है, जो कि एम्प्लॉय का इनकम थोड़ी ही है। ठीक है, तो टीडीएस है वो तो आएगा नहीं। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एम्प्लॉय से जो प्रोफेशनल टैक्स काटा गया था उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A। ठीक है, तो बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, आरपीएफ पे एम्प्लॉय को इंटरेस्ट मिल रहा है, ये अलाउंस नहीं है। एनकैश करवा लिया, लीव सैलरी का पैसा ये तो कर चुके हैं। शी कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस टू आरपीएफ, ये बाद में करेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन का है पॉइंट नंबर आई। पॉइंट नंबर जे में दिया हुआ है कि उसको कन्वेंस अलाउंस मिला था, तो उसको भी कर लेते हैं पॉइंट नंबर जे। पॉइंट नंबर जे में लिखा है कन्वेंस अलाउंस, तो उसके यहां लिख देंगे कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड, कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड। तो देखो कन्वेंस अलाउंस कितना रिसीव हुआ है, हर महीना 1500 रुपया। एम्प्लॉय को कन्वेंस अलाउंस कितना रिसीव हुआ है, हर महीना 1500 रुपया। तो 12 महीना में एम्प्लॉय को कन्वेंस अलाउंस कितना रिसीव हो गया, 18,000। और लेस एग्जेम्पशन कितना रहेगा, जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए उसने खर्चा किया। ठीक है, एग्जेम्पशन कितना रहेगा, लिख दो लेस एग्जेम्प्ट। ठीक है, लेस एग्जेम्पशन। ठीक है, लेस रहेगा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो ध्यान से देखो, कन्वेंस अलाउंस एम्प्लॉय को कितना रिसीव हुआ, पूरा साल का 18,000 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। नंबर 2, एम्प्लॉय ने अपना पर्सनल कार यूज किया बोथ फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज। हर महीना कार को रनिंग एंड मेंटेनेंस के पीछे खर्चा था 1200 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred for ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस के लिए कितना एक्चुअल खर्चा किया एम्प्लॉय ने, तो हर महीना खर्चा किया था गाड़ी के पीछे 1200 रुपया। हर महीना खर्चा किया था 1200 रुपया। तो 12 महीना में 1200 रुपया के हिसाब से पूरा साल गाड़ी के पीछे खर्चा हुआ है 14,400। और गाड़ी जो है देखो 60% एक्सपेंस इज एट्रीब्यूटेबल, मतलब रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। गाड़ी का जो भी यूज हुआ है 60% ऑफिशियल ड्यूटी के लिए हुआ है। मतलब 14,400 पूरा साल का खर्चा है गाड़ी को चलाने का, इसमें से 60% जो है वो ऑफिशियल यूज के लिए हुआ है, तो बाद बाकी पर्सनल यूज के लिए हुआ है। अब लॉजिक समझो, एम्प्लॉय के हाथ में कन्वेंस अलाउंस रिसीव हुआ था 18,000। उसने ऑफिशियल ड्यूटी के रेस्पेक्ट में अपना गाड़ी यूज किया, तो भी ऑफिशियल ड्यूटी के रेस्पेक्ट में उसने खर्चा कितना किया, 8,640। तो एग्जेम्पशन कितना होगा, जितना उसने ऑफिशियल ड्यूटी के लिए खर्चा किया वो एग्जेम्प्ट, अमाउंट रिसीव से वो माइनस, और बाद बाकी टैक्सेबल। तो 18,000 में से 8,640 हो जाएगा माइनस, रिमेनिंग 9360 हो जाएगा टैक्सेबल। रिमेनिंग अमाउंट 9360 हो जाएगा टैक्सेबल। कि पॉइंट नंबर के में भी देखो गिफ्ट वाला बात बोला हुआ है, परक्विजिट है। पॉइंट नंबर जे में भी परक्विजिट है, सॉरी पॉइंट नंबर एल में भी परक्विजिट है। तो बस अलाउंसेस का कहानी खत्म। इन सारा अलाउंसेस को ऐड करके आउटर निकालते हैं, 1,29,000 प्लस 9360। तो अलाउंसेस का टोटल आ रहा है 1,38,360।
360, ये आ गया अलाउंसेस का टोटल। अब बारी आएगा परक्विजिट्स का, तो लिख देंगे ऐड परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, ऐड परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। तो सबसे पहले जो परक्विजिट का बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे, छोटा मोटा परक्विजिट जो भी है ना पहले उसको सल्टा लेते हैं। तो देखो पॉइंट नंबर के में एक गिफ्ट के बारे में बोल रहा है, याद रखना एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दिया है, अगर कैश गिफ्ट दिया है तो वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल, अगर गिफ्ट इन काइंड है तो एग्रीगेट में 5,000 रुपया तक एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग टैक्सेबल। मतलब 5,000 के अगर ऊपर में गिफ्ट दिया है, 5,300 का गिफ्ट दिया है तो सिर्फ 300 रुपया टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे जो भी गिफ्ट दिया एम्प्लॉयर ने, रिंग गिफ्ट किया है एम्प्लॉय को, पॉइंट नंबर के में लिखा हुआ है हर एम्प्लॉयर बीइंग प्लीज्ड विद हर वर्क, हाईलाइट कर लेना वर्ड विद बीइंग प्लीज्ड विद हर वर्क, प्रेजेंटेड टू हर अ रिंग कॉस्टिंग रुपीज 3,000। ठीक है, काम पे खुश होके दिया है, पर्सनल ग्राउंड पे नहीं दिया है, और काम से खुश होके दिया इसलिए वो क्या बन जाएगा, परक्विजिट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ गिफ्ट इन काइंड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इनर कॉलम में लिख देंगे नील, नीचे लिख देंगे सिंस गिफ्ट इन काइंड इज एग्जेम्प्ट, सिंस गिफ्ट इन काइंड इज एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज 5,000। ठीक है, अप टू रुपीज 5,000, 5,000 रुपया तक का कुछ भी गिफ्ट देगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा देखो LIC का प्रीमियम पे कर दिया एम्प्लॉयर ने, कितना LIC का प्रीमियम, 30,000 रुपया। और LIC प्रीमियम किसका पे किया है, एम्प्लॉय का। कौन पे किया, एम्प्लॉयर। और उसका सम अश्योर मतलब पॉलिसी वैल्यू दिया है 5 लाख, वो सम अश्योर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, याद रखना सम अश्योर से कोई मतलब नहीं है। इधर लिख देंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, परक्विजिट वैल्यू ऑफ LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर कितना, 30,000। परक्विजिट क्या होता है, कोई भी ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉय को करना था बट उसके बिहाफ में एम्प्लॉयर ने कर दिया, वो बन जाएगा परक्विजिट। तो परक्विजिट वैल्यू ऑफ LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर कितना, 30,000। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर, देखो हम लोग कौन कौन सा कवर कर लिए, ए कवर कर लिए, बी हो गया, सी हो गया, डी का कुछ करना ही नहीं है, ई का बाद में करेंगे, एफ बाकी है, जी हो चुका है, एच बाकी है, एच के बाद आई बाकी है। ठीक है, तो बस अब रह गया रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला परक्विजिट। तो उसका तो हम लोग स्पेसिफिक नोट बनाते हैं, तो लिख दो परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। इसके लिए हम लोग बना देंगे वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2। इसके लिए हम लोग सेपरेट एक वर्किंग नोट बना देंगे, वर्किंग नोट 2। तो लिख देंगे वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर परक्विजिट वैल्यू ऑफ
रेंट फ्री फर्निश्ड accommodation। तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग? परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। पढ़ेंगे पॉइंट नंबर आई। पॉइंट नंबर आई में मेंशन किया हुआ है कि शी इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन एट कोलकाता। ठीक है, एट कोलकाता, फॉर विच हर एम्प्लॉयर पेज अ रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। तो एम्प्लॉयर उसको रेंटेड प्रेमाइसेस दे रहा है रहने के लिए, तो लिखेंगे सिंस accommodation is provided by employer by taking such accommodation, accommodation का मतलब होता है घर, by taking such accommodation on rent, comma perquisite value of rent free accommodation will be lower of, will be lower of। Point number 1, rent paid by employer, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। तो देखो एम्प्लॉयर कितना रेंट पे किया है? हर महीना 20,000 रुपया, और साल में होता है 12 महीना, तो 20,000 के हिसाब से पूरा साल का रेंट जो एम्प्लॉयर पे किया है वो 2,40,000। पॉइंट नंबर 2, 10% ऑफ सैलरी, दैट इज 10% ऑफ। याद रखेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर आरएफए में बेसिक सैलरी आता है प्लस वही डीए आता है जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। ठीक है, वही डीए आता है जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, तो हम लोग बेसिक सैलरी ले लेंगे 2,58,000। ठीक है, बेसिक सैलरी को ले लेंगे हम लोग 2,58,000। उसके बाद हम लोग लीव सैलरी को 40,000 को, तो हम लोग लीव सैलरी को भी आरएफए में ले लेंगे। ठीक है, देखो जहां पे आरएफए एक्सप्लेन किया हुआ था, मेरा बुक में पेज नंबर 150 है, अपना बुक में अकॉर्डिंगली चेक कर लेना। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन में लिखा हुआ था सैलरी हेयर मींस बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस, ऑल अदर टैक्सेबल अलावेंसेस, ओनली टैक्सेबल अमाउंट, एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स, मतलब सैलरी फॉर आरएफए में कोई परक्विजिट नहीं आता है। लमसम पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस मतलब जब हम लोग सर्विस छोड़ के जा रहे हैं, टर्मिनेट करके जा रहे हैं, रिटायरमेंट के समय जो लमसम अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, और सुपर एनुएशन वॉलंटरी रिटायरमेंट लाइक ग्रेचुइटी का पैसा मिल रहा है या फिर लीव एनकैशमेंट का पैसा मिल रहा है रिटायरमेंट के समय, उसको नहीं लेते। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सैलरी हेयर शैल बी डिटरमाइंड ऑन ड्यू बेसिस। ठीक है, उसके बाद देखो ये पॉइंट पढ़ना, मॉनेटरी पेमेंट, मॉनेटरी पेमेंट विच आर नॉट इन द नेचर ऑफ परक्विजिट, जो परक्विजिट नहीं है, मॉनेटरी पेमेंट है बट परक्विजिट नहीं है, शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट, मतलब उसको कंसीडर करना है। एग्जांपल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, सर्विस के कंटिन्यूएशन के दौरान जो लीव सैलरी का पैसा मिल रहा है, शैल बी इंक्लूडेड इन सैलरी, उसको सैलरी में इंक्लूड करना है, सैलरी फॉर आरएफए में। फॉर दिस पर्पस, मतलब सैलरी फॉर आरएफए निकालते समय लीव एनकैशमेंट रिसीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस को इंक्लूड करना है सैलरी में फॉर आरएफए में। हाउएवर इफ सच पे लीव, अगर वो लीव सैलरी का पैसा रिटायरमेंट के समय मिल रहा है, द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, देन सच रिसिप्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड। साफ साफ लिखा हुआ है बात। लेकिन सम्स में जो सोल्यूशन उन्होंने किया है
इलस्ट्रेशन 66 का उन्होंने जो सोल्यूशन किया है, इसमें उन्होंने थोड़ा सोल्यूशन रॉन्ग किया है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो एक बार, यहाँ पे इन्होंने जो वर्किंग नोट बनाया ना सैलरी फॉर आरएफए, उसमें उन्होंने बेसिक को लिया है, डीए को लिया है, कन्वेंस अलाउंस को लिया है, बट लीव सैलरी को नहीं लिया है। और यहाँ पे गलत लिख दिया है नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है, किताब में ये गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है कि एनकैशमेंट ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड लीव, ठीक है, shall not be taken in salary for the purpose of RFA, ठीक है, shall not be taken in salary for the purpose of RFA। मतलब ये जो लीव सैलरी का पैसा उसको मिल रहा है एम्प्लॉय को, कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस के दौरान ही तो मिल रहा है, इसका मतलब वो सैलरी का सैलरी फॉर आरएफए में आएगा, ठीक है। फॉर पास्ट एक्यूमुलेटेड लीव शैल नॉट बी टेकिंग इन सैलरी, ये गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी टेकन इन सैलरी फॉर आरएफए। क्लियर? तो इसमें आ जाएगा, तो इसमें हम लोग 10% ऑफ सैलरी हम लोग जो ले रहे हैं, होपफुली डाउट क्लियर हो गया होगा। 10% ऑफ सैलरी जो लेंगे, 10% ऑफ इसमें हम लोग क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी लेंगे, बेसिक सैलरी 2,58,000, तो 10% हम लोग लेंगे, वो किस किस चीज का लेंगे, बेसिक सैलरी 2,58,000, कॉपी में चेक करते हुए चलना। डियरनेस अलाउंस, लीव सैलरी को भी ले लेंगे 40,000, डियरनेस अलाउंस ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 1,29,000, और कन्वेंस अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन ले लेंगे ₹9360, तो इसका हम लोग करेंगे 10%, ठीक है, इसका हम लोग कर लेंगे 10%, तो 2,58,000 प्लस 40,000 प्लस 1,29,000 प्लस 9360 ऐड किए, ऐड करके इसका 10% हो जाएगा 43,636, 43,636, ठीक है, 43,636। क्या क्या लिया है यहाँ पे, बेसिक सैलरी 2,58,000 लिए हैं, लीव सैलरी लिए हैं क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, 1,29,000 का डीए लिए हैं, अज्यूमिंग डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, 9360 का हम लोगों ने टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस लिया है, उसका 10% करने पे आ रहा है 43,636। अब इन दोनों में जो लोअर है उसको कंसिडर करना है, तो 2,40,000 रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी 43,636 में लोअर है 43,636, ये बन जाएगा परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, नीचे डैश दे के लिख देंगे लोअर ऑफ 1 और 2, ये खाली एकोमोडेशन का वैल्यू निकला। अब देखो एम्प्लॉयर ने अपना फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है, तो अगर एम्प्लॉयर ने अपना खुद का फर्नीचर प्रोवाइड किया है तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10% भी ऐड हो जाएगा, लिखेंगे ऐड परक्विजिट वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। देखो एम्प्लॉयर ने जो फर्नीचर प्रोवाइड किया है उसका कॉस्ट कितना बताया है, उसका कॉस्ट बताया है क्वेश्चन में 30,000, तो सीधा 30,000 का 10% ले लेंगे जो कि होगा 3,000, और ऐड करने पे फाइनली कितना आ रहा है, ऐड करने पे फाइनली आ रहा है 46,636, 46,636, ठीक है। लीव सैलरी को हम लोगों ने सैलरी फॉर आरएफए में इसलिए लिया है क्योंकि ये जो लीव सैलरी का पैसा है ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इसलिए हमने उसको सैलरी फॉर आरएफए में कंसिडर कर लिया। तो ये हम लोग का हो जाएगा, मेन सम में आ जाएंगे अब हम लोग, मेन सम में इसको लिख देंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन आ गया 46,636, तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर जे कवर कर लिया, सॉरी पॉइंट नंबर
जी तो कवर पहले ही कर लिया था, आई भी कवर कर लिया, ठीक है। तो परक्विजिट में हम लोग का और कोई पॉइंट बचा नहीं, तो परक्विजिट्स को ऐड करके आउटर निकाल देंगे। तो परक्विजिट्स का टोटल आ रहा है 76,636। अब बारी आएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो यहां लिख रहे हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना दिया है, 15%। किसका? बेसिक सैलरी और डियरनेस अलावेंस का, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलावेंस का। तो 12% तक तो ऐसे ही एग्जाम्प्ट रहता है, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। 15% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है, इसलिए टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, दैट इज 3%। और बेसिक कितना? 2,58,000 एंड डीए कितना? 1,29,000। तो बेसिक और डीए को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 2,58,000 का बेसिक और 1,29,000 का डीए ऐड करने पे आ रहा है 3,87,000, उसका सीधा 3%, जो कि आ जाएगा 11,610। 11,610, ठीक है। वैसे ही करके देखो, पॉइंट नंबर एफ में दिया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। तो लिख देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। कितना परसेंट तक टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है? 9.5%। याद रखेंगे इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना परसेंट तक एग्जेम्प्ट रहता है? 9.5%। और कितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिला है? 15%। तो सीधा लिख दो कॉमा टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 9.5%। तो कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो, जो इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव हो रहा है वो है 3,000 रुपया, वो 15% के बराबर है। और 15% में अगर 9.5% एग्जेम्प्ट है, तो बाद बाकी 5.5% टैक्सेबल होगा। 15 माइनस 9.5 इज 5.5। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5.5, जो कि आएगा 1,100 रुपया। बस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी कुछ करना था नहीं, ये भी करेंगे। एफ हो गया, जी हो गया, पॉइंट नंबर एच भी कवर कर लिए, आई जे के एल सारा पॉइंट्स हो गया। अब क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। सबसे पहले बेसिक सैलरी 2,58,000 प्लस लीव सैलरी 40,000 प्लस अलावेंसेस का टोटल 1,38,360 प्लस परक्विजिट्स का टोटल 76,636 प्लस 11,610 प्लस 1,100। ये टोटल आ रहा है 5,25,706। बुक का आंसर से 4,000 का डिफरेंस इसलिए है, उन्होंने परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन में लीव सैलरी को नहीं लिया है। लीव सैलरी 40,000 था, 40,000 का 10% 4,000 होता है, तो वही डिफरेंस है। तो ये जो 5,25,706 आया है, इसके सामने लिख देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये हो जाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज। इससे हम लोग लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A में आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। याद रखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि 5,25,706 है, या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक फिक्स्ड अमाउंट है 50,000, विच एवर इज लोअर। 2 में आता है एंटरटेनमेंट अलावेंस, इस सम में नहीं है।
तो एंटरटेनमेंट अलाउंस हो जाएगा नील। ठीक है। 3 में आ जाता है प्रोफेशनल टैक्स। देखो एम्प्लॉय पे करे या एम्प्लॉयर पे करे, अगर प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में एम्प्लॉय को रिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। और प्रोफेशनल टैक्स देखो पॉइंट नंबर ई में कितना डिडक्ट हुआ था, 300 रुपया। तो प्रोफेशनल टैक्स के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉय को सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलेगा। तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी से कितना माइनस कर देंगे, 50,300। 5,25,706 ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी था, उससे 50,300 रिडक्शन अंडर सेक्शन 16 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हो जाएगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हो जाएगा 4,75,406। यही हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं, स्पेस है नहीं हमारे पास। याद रखना कि ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, यही हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ रहा है, उसके नीचे लिख देंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। फाइनल आंसर आ रहा है 4,75,406। दैट्स इट।